नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और जानकारी यह है कि दोपहर 12 बजे के आसपास पीएम का संबोधन जो है वो होगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी बैठक होगी। बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ऐसी जानकारी है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम जो है मुलाकात करते हुए नजर आएंगे जब वो शिरकत करेंगे। मिशन 400 पार पर बीजेपी का महामंथन जो है वो आज देखने को मिलेगा। तो दोपहर 12 बजे के आसपास संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़ी बड़ी जानकारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। 12 बजे के आसपास दोपहर में पीएम का संबोधन होगा और इसमें तमाम बीजेपी के पदाधिकारी और जो सीएम हैं राज्यों के वो मौजूद रहेंगे। तो किस तरीके से जो 400 पार का नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, उसको काबू में लाया जाए, उसको टारगेट करके आगे बढ़ा जाए, इसका मूल मंत्र देते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे जब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी उनसे मुखातिब होंगे, बातचीत करते हुए नजर आएंगे, संबोधित करेंगे जब उन्हें, तब जीत का मूल मंत्र देंगे कि किस तरीके से आम चुनाव में जीत हासिल की जाए। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में ये बैठक चल रही है। पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम भजनलाल शर्मा इस बैठक में शामिल हैं। अधिवेशन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और आज पीएम मोदी के संबोधन के बाद बैठक का समापन किया जाएगा। बैठक के दौरान राम मंदिर को लेकर एक पदाधिकारियों को एक बुकलेट भी बांटी गई जिसमें पीएम मोदी का संदेश है। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजनाथ सिंह ने विकसित भारत मोदी गारंटी एक बार फिर से मोदी सरकार का प्रस्ताव जो है वो दिया है। दूसरा प्रस्ताव आज अमित शाह रखेंगे। सबसे आनंद आप सबको तब आया होगा जब अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को और कार्यक्रम के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को मुहर लगाई है, वो भी हम सब लोगों ने देखा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राजस्थान में अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है। ये बात इसलिए कि दक्षिणी राजस्थान के एक बड़े आदिवासी नेता समेत कुछ और नेता बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। यह सभी नेता कांग्रेस के हैं और अपने अपने इलाके में मजबूत पैठ रखते हैं। लोकसभा चुनाव में फिर क्लीन स्वीप की तैयारी। कांग्रेस में बड़ी सेंध मारी। फेजवार रणनीति हो रही है तय। कांग्रेस में भय। पहले फेज में आदिवासी क्षेत्र, दूसरे में मारवाड़, शेखावाटी, पूर्वी राजस्थान पर नजर। मिशन 25 होगा साकार। अब की बार एनडीए 400 पार। लोकसभा चुनाव में लगभग 2 महीने का समय ही अब बाकी रह गया। ये बात और है कि बीजेपी के मुकाबले के लिए बनाया गया इंडिया अलायंस चुनाव से पहले ही ताश के पत्तों की तरह बिखरता रहा है। लेकिन बीजेपी खुशफहमी में रहने वाली पार्टी नहीं, इसलिए जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए तब तक उसके लिए जुटी रहती है और यही बात इस पार्टी को आम से खास बनाती है। तभी 2024 के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी अपना कुनबा और बढ़ाती जा रही। महाराष्ट्र में शिंदे और अजीत पवार, बिहार में नीतीश कुमार, यूपी में जयंत चौधरी पाले में आ चुके हैं। अब आंध्र में चंद्रबाबू नायडू, पंजाब में अकाली दल से भी बातें चल रही है और इसी कड़ी में राजस्थान में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। इसके लिए उसने
फेजवार रणनीति बनाना शुरू कर दिया। पहले फेज में आदिवासी बेल्ट में मजबूत जनाधार वाले नेताओं को पार्टी में लाने की तैयारी है। चूंकि राजस्थान में आगामी लोकसभा में भाजपा द्वारा मिशन 25 को पूरा करने के लिए चारों तरफ अपनी गोटियां बिठा रखी हैं। बात हाड़ौती संभाग की करें, शेखावटी संभाग की बात करें या पूर्वी राजस्थान की, तमाम तरह केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से कांग्रेस की आंतरिक कलह का लाभ उठाना चाहता है। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के चाचा रिछपाल मिर्धा के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। इसके अलावा जयपुर, भीलवाड़ा और पूर्वी राजस्थान से जुड़े पूर्व मंत्रियों के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें खूब हो रही हैं। इस लिस्ट में पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, उदयलाल आंजना, लालचंद कटारिया को लेकर लंबे समय से सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने की कतार में कई ऐसे कांग्रेसी नेता भी हैं जिन्हें जांच एजेंसियों के रडार पर होने का खतरा है। विधानसभा चुनाव में जिन इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा, उन इलाकों में बीजेपी का फोकस कांग्रेस के जनाधार वाले नेताओं को अपने पाले में लाने का है। कांग्रेस के कई हारे हुए पूर्व मंत्रियों पर भी बीजेपी की नजर है, क्योंकि सियासी समीकरणों के हिसाब से कुछ इलाकों में कांग्रेस के हारे हुए चेहरे बीजेपी में आते ही जिताऊ बन जाएंगी। पूर्वी राजस्थान में धौलपुर और बूंदी में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। पूर्वी राजस्थान के एक पूर्व मंत्री को बीजेपी में शामिल कर समीकरण साधने की तैयारी है। पूर्व मंत्री के बीजेपी के नेताओं से अच्छे संबंध भी हैं। खबर है कि सीकर, झुंझुनू, चूरू और नहरी क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है। वागड़ के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भारतीय आदिवासी पार्टी के उभार ने बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया। बीजेपी को बांसवाड़ा, डूंगरपुर की 9 में से केवल 2 सीटें मिली। बांसवाड़ा की 5 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि डूंगरपुर में 1 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से बीजेपी की हालत इस इलाके में कमजोर है। आदिवासी इलाके में बीजेपी को मजबूत नेता की तलाश थी, इसलिए बीजेपी महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर नजरें गड़ाए बैठी है। मालवीय और दूसरे कांग्रेस नेता अगर बीजेपी में आते हैं तो इसका लोकसभा चुनाव में सीधा फायदा होगा। मिशन 25 को पूरा करने के लिए कांग्रेस के ऐसे नेता जिनके पास जनाधार है, चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक भाजपा के बराबर रहा, इसलिए भाजपा इस वोट बैंक के अंतर को पाट करके मिशन 25 को पूरा करने की भरपूर कोशिश में जुटी है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान को पानी के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। हथनीकुंड बैराज से सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले को पानी मिलेगा। दरअसल दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच एक समझौता हुआ। हथनीकुंड बैराज के 3 पाइपलाइन का पानी राजस्थान और 1 लाइन का पानी हरियाणा को मिलेगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच जल शक्ति मंत्रालय की मध्यस्थता से हुआ है फैसला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इसमें बड़ा योगदान रहा। ईआरसीपी परियोजना के बाद राजस्थान को ये दूसरी बड़ी उन्होंने परियोजना की सौगात दिलवाई। राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और चूरू, इन 3 जिलों के, जहां तीनों ही जिलों में पेयजल के पानी की भी उपलब्धता नहीं है, वहां पानी ले जाने के लिए एक डीपीआर बनाने का समझौता आज हरियाणा और राजस्थान दोनों प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में दोनों के अधिकारियों ने दस्तखत करके किया है। हथनीकुंड बैराज पर हरियाणा की एलोकेशन के अनुरूप उनके चैनल्स के जितनी कैपेसिटी है उसको पूरा करने के बाद राजस्थान की आवश्यकता के अनुरूप पानी राजस्थान द्वारा बनाए जाने वाले चैनल्स जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। विस्तृत रिपोर्ट बना करके, इस पर विस्तृत डीपीआर बना करके शीघ्र हम इस दिशा में आगे बढ़ें। इस पर हम मिलकर के गति के साथ काम करेंगे। राजस्थान को पीने का पानी की आवश्यकता है। बहुत वर्षों से पानी मानो उनको एक चैनल का नहीं बन पा रहा था, तो वो चैनल बनाने के लिए आज एक डीपीआर बनाने के समझौता हुआ है। उसमें 4 पाइपलाइन के माध्यम से पानी जाएगा, जिसमें 3 पाइपलाइन का पानी तो राजस्थान को मिलेगा, 1 पाइपलाइन साथ में जो हमारा हरियाणा का बॉर्डर एरिया है, राजस्थान हरियाणा, जिसके अंदर जो जिला भिवानी, जिला दादरी और जिला हिसार, उस एरिया की पानी की आवश्यकता भी उससे पूरी होगी। और इसमें बाकी जो समझौता है दिल्ली के साथ हमारा जैसा पहले चल रहा है वेस्ट यमुना कैनाल का, वो भी उसके अंदर ही शामिल होगा। बहुत लंबे समय से लंबित योजना थी
जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार कभी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ वो कहते ही कहते हैं। हमारी राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, और माननीय खट्टर साहब ने बड़ा दिल करते हुए और पूरी तरह से इस योजना को, क्योंकि इसमें 3 पाइपलाइन राजस्थान की और 1 पाइपलाइन हरियाणा की उसमें डलने वाली है, क्योंकि हरियाणा का भी बॉर्डर तक पानी जाने वाला है। इसके लिए हमारी आज डीपीआर के लिए सहमति सभी को हुई है, और हमारा जो पानी का हिस्सा है हरियाणा का जितना है वो हरियाणा रखेगा, और हमारा जितना हमको राजस्थान को मिलेगा, इस पर पूर्ण सहमति हमारी हुई है। और निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि हमारे जिले 3 जो जिले हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू, वास्तव में पानी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वहाँ होती थी। हम राजस्थान के इन तीनों जिलों में पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था इसके माध्यम से हमारी होगी। झुंझुनू के पिलानी में फर्जी ईडी और मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम पर एक ठगी का मामला सामने आया है। एक संस्थान में कार्यरत 57 साल की महिला से 3 महीने में इन ठगों ने 7 करोड़ 67 लाख रुपए ठग लिए। ये मामला साइबर थाना झुंझुनू में दर्ज किया गया है। महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि अक्टूबर 2023 में उसके पास एक कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महिला के आधार कार्ड से एक और नंबर चालू है, उस नंबर से अवैधानिक विज्ञापन और उत्पीड़न के मैसेज किए जा रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुंबई पुलिस कार्रवाई करेगी। और इसके बाद महिला के पास मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के नाम से कॉल आया। इन ठगों ने अलग अलग तरीके से डराकर अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक महिला के पास से 7 करोड़ 67 लाख रुपए अपने खातों में डलवा लिए। इस मामले में मुंबई निवासी संदीप राव, आकाश कुलहरी और एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। मुंबई पुलिस है जो संदीप नाम के सब इंस्पेक्टर कोई फर्जी कोई ठग था। संदीप नाम के व्यक्ति ने सब इंस्पेक्टर बनके मुंबई पुलिस का नाम लेके आपके विरुद्ध यहाँ मुकदमा दर्ज हो रहा है, आप जेल जाएगी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, आपकी गतिविधियां अवैधानिक है, आपके खातों का लेन देन है जो सही नहीं है। इस तरह से इस महिला को भयग्रस्त करके और इससे 7 करोड़ 67 लाख रुपए अलग अलग 42 ट्रांजेक्शन में 42 किस्तों में ये रुपए उसे ठग लिए हैं। अब तक जल जीवन मिशन में हुए घपले घोटाले की खबरों से ही लोग परेशान थे, लेकिन सिंचाई विभाग में अब उससे भी बड़े गड़बड़झाले का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में समझिए। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही सरकारी योजनाएं, प्रदेश का अन्नदाता कैसे राहत पाए, गांव का कैसे हो विकास, कैसे बंधे तरक्की की आस, करप्शन ने किया बेड़ा गर्क, जिम्मेदारों को नहीं पड़ता फर्क, सिंचाई विभाग में गड़बड़ झाला, 15,000 करोड़ का घोटाला। सरकार भले ही कृषि और किसानों के उत्थान के लिए लाख कोशिशें कर रही हो, लेकिन एक सच ये भी है कि सरकार की चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही हैं। पिछली सरकार में जल संसाधन विभाग में 15,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। जल संसाधन विभाग में जल जीवन मिशन से भी बड़ा घोटाला सामने आया है। करीब 15,000 करोड़ की योजनाओं में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किए हैं। 5,000 करोड़ के टेंडर में ताक पर आरटीपीपी के नियम, 6,000 करोड़ के शॉर्ट टर्म टेंडर में नियमों की अनदेखी, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को मनमर्जी से दिए टेंडर, धौलपुर में काली तीर परियोजना, प्रतापगढ़ में पीपलखूंट परियोजना में 2500 करोड़ की धांधली, उदयपुर की देवास परियोजना के तृतीय और चतुर्थ फेज में 1500 करोड़ के टेंडर में भारी अनियमितताएं। निश्चित रूप से विवादित हुआ था। इसमें जो सत्यापन था वो एक्सीएन के लेवल से होना था और जो भी अधिशासी अभियंता थे वो सत्यापन कर रहे थे। कुछ मामलों में निश्चित रूप से एक वर्ग द्वारा इस तरह की चीजें पॉइंट आउट की जा रही थी, इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट ने इस ऑर्डर को बाद में विथड्रॉ कर लिया था और उसके बाद की निविदाओं में हमने ये जियो टैगिंग की शर्त को नहीं रखा हुआ था। सिंचाई विभाग में 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें जांच एजेंसियों तक तो पहुंची है,
लेकिन राजनीतिक रसूख रखने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई की जहमत तक नहीं उठा पा रही हैं। देखना है अन्नदाता के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर एजेंसियों और सरकार की नीति कब टूट पाती है। हैरानी की बात यह है कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने पिछली सरकार के कार्यकाल में इन कारनामों को अंजाम दिया, वो अधिकारी अभी भी इसी सरकार में मलाईदार पदों पर बैठे हैं, जिनके खिलाफ ना तो अभी तक जांच बिठाई गई है, ना ही इन भ्रष्टाचारों की जांच शुरू की गई है। अब देखना यह है कि सिंचाई विभाग में हुए कृषि और किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में राज्य सरकार किस तरह का रुख अपनाती है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और उधर कोचिंग नगरी कोटा में एक और कोचिंग छात्र लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि गुबरिया बावड़ी ट्रांसपोर्ट नगर स्थित ड्रीमलैंड हॉस्टल से छात्र कोचिंग के लिए निकला था, जो अभी तक वापस नहीं लौटा। 18 वर्षीय छात्र सीकर जिले के गणेश्वर गांव का निवासी है और फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान में नीट की तैयारी कर रहा है। फिलहाल पुलिस छात्र की तलाश कर रही है। भारतीय वायुसेना ने शनिवार को दिखाया है कि आखिर कैसे कमांडो ऑपरेशन किया जाता है, दुश्मन के अड्डे को कैसे घेरकर उस पर हमला किया जाता है। जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम, वो तस्वीरें पोखरण की हैं। राजस्थान की पोखरण की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आज दिन भर यहां वायुसेना ने अपनी फायर पावर का एक ट्रेलर दिखाया है। ये वायुसेना के गरुण कमांडो हैं, जिन्हें दुश्मन के इलाके में ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। टैवोर राइफल से लैस ये कमांडो बता रहे हैं कि दुश्मन के अड्डे पर कैसे हमला होता है। अलवर जिले के सरिस्का में एक अजीब मामला देखने को मिला, जब कुछ लकड़बग्घों के ग्रुप ने पैंथर पर हमला कर दिया, जिसके बाद लकड़बग्घों से बचने के लिए पैंथर पेड़ पर चढ़ गया। पैंथर पेड़ से ही गुर्राता रहा, लेकिन लकड़बग्घे नहीं भागे। इसके बाद तेंदुआ भी नीचे नहीं आया और पेड़ पर ही वो बैठा रहा। ये पूरी घटना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के कैमरे में कैद हुई। अलवर जिले के सरिस्का में एक अजीब मामला देखने को मिला है, जहां लकड़बग्घे के ग्रुप ने पैंथर पर हमला कर दिया तो पैंथर जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया और अपनी जान बचाई। सरिस्का बाग परियोजना में सुबह की सफारी के दौरान लेपर्ड और हाइना की फाइट देखकर लोग गदगद हो गए। इस दौरान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने पेड़ पर चढ़ते लेपर्ड की फोटो कैद कर ली। आपको बता दें कि इस फोटोग्राफर को सुबह सफारी के दौरान तारुंडा क्षेत्र में लेपर्ड और हाइना की तकरार देखने को मिली। हालांकि जान बचाकर हाइना भाग गया, लेकिन पेड़ पर लेपर्ड का वीडियो चढ़ते हुए गुर्राते हुए देखने में सामने आया है। यह दृश्य देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आए। यह नजारा सरिस्का में टूरिस्ट के लिए बेहद खास रहा। ऐसा कभी कभार ही टूरिस्ट के सामने होता है। इस तरह के नजारे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रवण महेंद्रू ने अपने कैमरे में कैद किया है। बाकी सफारी पर गए अनेक टूरिस्ट का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नेचर गाइड और सफारी के अन्य लोगों ने माना कि जंगल का यह अद्भुत नजारा है, जिसे बहुत प्रयासों के बाद भी देख पाना मुश्किल होता है। जयपुर में कुछ कमाल के टूरिस्ट गाइड हैं, जो हर पर्यटक को अपनापन महसूस कराते हैं और उनकी ही भाषा में बात भी करते हैं, करते हैं, जिससे पर्यटकों को अपनापन महसूस करवाते हैं। यहाँ मौजूद हर गाइड को 3 से 4 भाषाएं आती हैं। यहाँ तक कि पर्यटक को उनकी ही भाषा में पर्यटक स्थल की जानकारी देते हैं। गुलाबी नगरी विश्वविख्यात है। इस शहर की कला, हेरिटेज, साहित्य को देखने के लिए टूरिस्ट जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और 7 समुद्र पार से आते हैं। इस शहर को निहारने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी पहुंचती हैं। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी या राजनेता की पहली पसंद गुलाबी नगरी बनी हुई है। और जब टूरिस्ट गुलाबी नगरी पहुंचता है तो सबसे पहले गाइड की तलाश करता है। ऐसे में जब टूरिस्ट को अपनी मातृभाषा में बात करने वाला गाइड मिल जाता है तो टूरिस्ट के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है और टूरिस्ट प्रदेश को बेहतर तरीके से देख पाता है, समझ पाता है। ऐसे में स्पेन से आए टूरिस्ट का कहना है कि आई फील सो गुड कि मेरी मातृभाषा में मुझसे कोई बात कर पा रहा है।